आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कंजेनाइटल और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, जिसमें हम लोग कंप्लीटली डिजीजेस को देखेंगे, उनकी एटियोलॉजी, उनकी पैथोजेनेसिस और उनकी ट्रीटमेंट को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से। तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में बेसिकली हम लोगों के पास ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पे हम ऐसी लंग की कंडीशंस आ जाती हैं जो कि हम लोग करते हैं गेट एट वर्क। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं न्यूमोकोनियोसिस को। इट इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस कॉज्ड बाय ब्रीदिंग इन सर्टेन काइंड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स दैट डैमेज योर लंग्स। फॉर एग्जांपल, हम लोगों के ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम लोगों के पास डस्ट पार्टिकल्स हैं और उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंटली जब ब्रीदिंग आती है तो वो हमारे पास एक कंडीशन लीड कर रही होती है जिसको हम न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। इट यूजुअली टेक ईयर्स टू डिवेलप। तो इट इज कॉज्ड बाय ब्रीदिंग इन कोल्ड डस्ट। अनदर फॉर्म इज ब्राउन लंग विच कम्स फ्रॉम वर्किंग अराउंड डस्ट फ्रॉम कॉटन एंड अदर फाइबर्स। अब इसमें कंडीशन आती है ब्राउन लंग की हमारे पास, और वो कैसे आती है कि जब हम लोग कॉटन और डस्ट से रिलेटेड हम लोग जब इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं ना फ्रीक्वेंटली, तो उसमें हम लोगों के पास एक कंडीशन लीड करती है जिसको हम कहते हैं ब्राउन लंग। अदर टाइप्स ऑफ डस्ट दैट कॉज न्यूमोकोनियोसिस आर सिलिका एंड एस्बेस्टस। अदर टाइप ऑफ डस्ट की जब हम बात करते हैं कि जो न्यूमोकोनियोसिस काज करें, हमारे पास वो सिलिका और एस्बेस्टोस आ जाते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास जनरली जेंडर आ जाएगा, स्मोकिंग, एज, कोल वर्कर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ डस्ट एक्सपोजर। अगर हम न्यूमोकोनियोसिस की पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये स्टार्ट ऐसे होती है कि इनहेलेशन होती है जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड की, किसी भी हमारे पास सिलिका है, कोई डस्ट पार्टिकल है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं हमारे एपिथेलियल सेल्स के साथ और मैक्रोफेजेस के साथ, और फिर हमारे लंग्स में जाके एल्वियोलाई में पेनिट्रेट करते हैं वो। वहाँ पे फिर हमारे पास मीडिएटर्स का रिलीज आएगा और फिर देन हमारे पास क्या आता है, इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस आती है। ठीक है, जो फिर हमारे पास कॉज लीड करी होती है हमारे पास न्यूमोकोनियोसिस की तरफ। इसमें जो मीडिएटर्स रिलीज होंगे वो हमारे पास IL-1, TNF एंड फिब्रोनेक्टिन आ जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, मे बी सम टाइम ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन हम लोगों के पास जो चेक उसके पेशेंट के चेस्ट एक्सरे आ रहे होते हैं ना वो एबनॉर्मल आते हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि न्यूमोकोनियोसिस है। उसके बाद ब्लैक पिगमेंटेड स्पूटम आ रहा होता है। ये बहुत कॉमनली सिम्टम होता है न्यूमोकोनियोसिस का कि ब्लैक कलर का जो स्पूटम होता है पेशेंट का वो ब्लैक कलर में हम लोगों के पास होता है, स्पेशली जो कोल्ड वर्कर्स होते हैं हमारे पास उनका। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई हम लोगों के पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं होता कि हम लोग ट्रीट कर सकें, लेकिन हम लोग सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम लोग कहते हैं कि हम मेडिकेशंस ले सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह, जो कि लंग के फिब्रोसिस जो हम लोगों के पास प्रोसेस हो जाता है ना, फिब्रोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्मोकिंग को क्विट किया जा सकता है और डस्ट के एक्सपोजर को अवॉइड करके और ऑक्सीजन वगैरह यूज़ करके हम लोग इस कंडीशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास आती है वो आती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, और न्यूमोनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारे लंग्स में। ठीक है, तो इट इज़ एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इन विच लंग्स बिकम इन्फ्लेम्ड एज एन एलर्जिक रिएक्शन टू इनहेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स और केमिकल्स। इसमें ये होता है कि हमारे पास लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि कभी कोई भी हम लोगों ने एलर्जिक रिएक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेल कर लिया, कोई एनिमल का, कोई प्लांट प्रोटीन, कोई केमिकल, कुछ भी किसी तरह का भी स्टिमुलस आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक एलर्जिक रिएक्शन देता है, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो लंग्स होते हैं ना वो उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। इसके अगर हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिपीटेड ब्रीथ इन बैक्टीरिया, मोल्ड और केमिकल्स इन इन्वायरमेंट, बर्ड्स ड्रॉपिंग, फीडर्स एंड एनिमल्स फर, मतलब इन चीज़ों के एक्सपोजर की वजह से हम लोगों के पास जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस आता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। मतलब ये कुछ ईयर, वीक या हम लोग कह सकते हैं कि मंथ्स की बात नहीं होती, बल्कि ईयर्स के एक्सपोजर के बाद हम लोग के पास इसके सिम्टम्स आते हैं। लेकिन कॉमन कंप्लेंट्स अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास फीवर, डिसएपनिया, कॉफिंग और वेट लॉस वगैरह आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें तो रिपीटेड इनहेलेशन हो रही है किसी भी एंटीजन की हमारे पास, तो उससे क्या होगी, सेंसिटाइजेशन हो जाएगी, इम्यूनोलॉजी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा टाइप 3 और टाइप 4 का, जिसके बाद हमारे पास न्यूट्रोफिल्स का इन्फ्लक्स आता है, और टी लिम्फोसाइट्स में CD8 और CD4 ये दोनों जो है हम लोगों के पास रोल प्ले करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास फीवर, कॉफ, मसल एशीज और हेडेक वगैरह आ जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, लंग का ट्रांसप्लांट, फर्दर आगे अगर हमारे पास डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है तो हम लोग उसका लंग का ट्रांसप्लांट का सजेस्ट करते हैं। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने लंग की इन्फ्लेमेशन को जो है वो रिड्यूस कर सकें। थर्ड, हम लोगों ने बात की थी नॉक्शियस गैसेस, फ्यूम्स एंड स्मोक इनहेलेशन की। तो एनी टाइम ऑक्सीजन इज इन द एयर इज रिप्लेस्ड बाय एनी अनदर टॉक्सिन और नॉन टॉक्सिक एजेंट्स लीडिंग टुवर्ड्स एफाइक्सिया। एफाइक्सिया की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, और ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स हीटेड टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर। अब इसमें क्या होता है कि कभी भी हमारी जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जो एयर होती है वो उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है ना वो रिप्लेस हो सकता है किसी भी टॉक्सिक एजेंट से। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सिंथेटिक कंपाउंड्स को अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं ना तो वो जो हमारे पास इन्वायरमेंट आएगा वो भी हमारे पास लीड करेगा एफाइक्सिया की तरफ। उसमें हमारे पास वर्कर्स आ जाते हैं, वर्कर्स हु यूज़ हीटिंग एलिमेंट्स टू सील मीट इन प्लास्टिक रैपर्स, और वर्कर्स एक्सपोज टू आर्टिफिशियल बटरिंग फ्लेवर टू पॉपकॉर्न्स। तो ये एग्जांपल है बेसिकली इसमें जिसमें हमारे पास इन्वायरमेंट में जो एयर है उसका ऑक्सीजन जो है वो किसी भी टॉक्सिक हमारे पास एजेंट से जो है वो रिप्लेस हो जाता है।
इसमें फर्दर अगर हम लोग देखें तो मेटल फ्यूम फीवर हम लोगों के पास एक कंडीशन आती है जो कि सिस्टेमिक रिस्पॉन्स होता है टू इनहेलेशन ऑफ सर्टन मेटल डस्ट एंड फ्यूम्स सच एज जिंक, कॉपर, ब्रास। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर, चिल्स, थर्स्ट, सेलिवेशन, कॉफ और हेडेक वगैरह। सेकंड हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक ETS। इट इज़ अ वाइड स्प्रेड द होम इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोजर सोर्स फॉर चिल्ड्रन। ये बेसिकली एक बहुत ही कॉमन वर्ल्ड वाइड कंडीशन है और इसमें जो हम लोग कहते हैं कि लार्जेस्ट एक्सपोजर होता है किसी भी पर्सन का वो उसका होम होता है, मतलब घर से ये स्टार्ट करते हैं। और प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में ETS एक्सपोजर से इन्फेंट्स जो आते हैं हमारे पास वो इंक्रीज्ड चांसेस विद डिक्रीज्ड बर्थ वेट होंगे। उसके बाद यंगर देन एज 2 years एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स इफ दे एक्सपोज टू हाउस होल्ड ETS। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास स्किन पैचेस जिसमें निकोटीन पैचेस वगैरह आ जाते हैं, इनहेलेटर्स, टैबलेट्स, ओरल स्ट्रिप्स, नेसल एंड माउथ स्प्रेस एंड इनहिबिट स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल डिजीज के बाद अब हम चलते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स की तरफ।